इस वक्त विहान स्टेज के बीचों बीच होस्ट के साथ खड़ा था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। आज जाकर उसने ठीक से देखा था कि वाकई कितने लोग यहाँ आते हैं। होस्ट अपने घुटनों पर बैठ गया और विहान से पूछा, विहान, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? विहान ने बड़ी मासूमियत से सिर हाँ में हिलाया। होस्ट ने फौरन ही मुस्कुराते हुए अपना माइक उसके हाथ में दे दिया। जागृति अब अनामिका के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो दोनों इस वक्त बहुत हैरान थी। इतने सारे लोगों के सामने कुछ कहना एक छोटे बच्चे के लिए इतना आसान कैसे हो सकता है? उन्हें लगा हो सकता है विहान सबको थैंक यू कहना चाहता हो। स्टेज पर विहान माइक पकड़े खड़ा था। हेलो, उसने धीरे से कहा। उसकी प्यारी आवाज ने एक बार फिर से सबका मन मोह लिया था। विहान ने स्टेज के नीचे खड़े कैमरामैन से कहा, अंकल, आप कैमरा यहाँ ले आइए। आप मेरी बहुत सारी फोटोज क्लिक कीजिए। ये कहने के बाद विहान ने अलग अलग पोजेस में फोटो क्लिक करवाई। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि उसका फेस ज्यादा अच्छे से नजर आए। ये क्या करना चाहता है? अनामिका स्टेज के पीछे खड़ी बड़बड़ाई। पता नहीं, देखते हैं ये क्या कहने वाला है। वैसे ये क्यूट लग रहा है, जागृति ने मुस्कुराते हुए कहा। जब काफी सारी फोटोज क्लिक हो गई तो विहान ने कहना शुरू किया, हेलो, मेरा नाम विहान है। मैं 4 साल का हूँ। मेरी मम्मा का नाम अनामिका है। मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं आप सबको कुछ बताने वाला हूँ। मैंने ना अपने डैड को कभी देखा और मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मम्मा कहती है कि जब मैं इस दुनिया में आने वाला था तब मेरे डैड कहीं खो गए थे। ये शो सब लोग देख रहे हैं। डैड, आप भी कहीं पर जरूर देख रहे होंगे। प्लीज डैड, वापस आ जाइए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सबके पापा हैं, बस मेरे नहीं हैं। आई मिस यू। मासी कहती है कि मैं शायद अपने पापा जैसा दिखता हूँ। तो आप सब लोगों को अगर कहीं मेरे डैड मिले तो वो बिल्कुल मेरी तरह दिखते होंगे। तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे अच्छे से देख लीजिए। डैड, जल्दी वापस आ जाइए। स्टेज के पीछे खड़ी अनामिका जितनी हैरान थी उतना ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बिना सोचे समझे स्टेज पर चली गई और खींचकर विहान को वहां से ले जाने लगी, ताकि इतने बड़े खुलासे के बाद अनामिका का स्टेज छोड़ना मुश्किल हो गया था। रिपोर्टर्स ने उसे और विहान को चारों ओर से घेर लिया था और विहान से तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे। ये देखकर विहान डर के मारे अनामिका के पीछे छिप गया, जिसके बाद रिपोर्टर्स अनामिका के चेहरे के आगे माइक लगाकर खड़े हो गए। विहान तो विहान, अनामिका भी ये सब देखकर घबरा गई थी। विहान के पापा उसे क्यों छोड़कर चले गए? क्या आप लोगों के बीच कुछ हुआ था? विहान के फादर का क्या नाम है? आप हमें बताइए, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। विहान बेटा, क्या आपको अपने पापा का नाम भी नहीं पता? अनामिका के सामने इतना कुछ हो रहा था, पर वो एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी थी। उन लोगों के सवाल उसके जख्मों को कुरेद रहे थे। उसके दिल में एक दर्द था और वो उसकी आंखों से होकर बाहर आने वाला था, पर वो खुद को काबू किए हुए थी। उसने बहुत कस के विहान का हाथ पकड़ा था। जब जागृति ने ये सब देखा तो उसने भीड़ में घुसकर किसी तरह उन दोनों को वहां से निकाला। हालांकि मीडिया वाले अभी भी उनके पीछे लगे थे। दूसरी तरफ भोपाल के उस लग्जरी विला में मालविका अपने आंसू पोंछ रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतनी तकलीफों से गुजर रहा होगा। उसके डैड उसके पास नहीं है। वहीं उसके बगल में बैठा सागर अब भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही विहान की तस्वीरों को देख रहा था। अचानक उसने अपनी बहन से कहा, तुमने सही कहा था कि ये मेरे जैसा दिखता है। मतलब ये तुम्हारा बच्चा है। मालविका ने अपना रोना छोड़कर तुरंत ही कहा। सागर ने उसकी बात सुन झुंझलाकर उसके सिर पर एक चपत लगा दी।
तुम्हारे पास दिमाग की सच में कमी है। क्या परिवार में मैं अकेला लड़का हूँ? सागर ने अपनी भौहें उठाकर मालविका को ध्यान से देखा। सोचो, और कौन हो सकता है? सागर की बात सुनकर मालविका के दिमाग में जो जवाब आया उसे सोचकर ही वो एक्साइटमेंट में बोली, तो क्या रुद्र भैया? ये कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से चमक रही थी। हे भगवान, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये सच में रुद्र भैया का बच्चा हो सकता है? यकीन ही नहीं हो रहा। शक्लें तो वाकई मिलती जुलती है। मैंने तो गौर ही नहीं किया था इस बात पर। रुद्र का ख्याल आते ही वो दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर अचानक मालविका ने सागर से कहा, सागर, क्या तुम्हें लगता है कि ये वाकई में रुद्र भैया का बच्चा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र भैया की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, सागर ने कहा। फिर अचानक कुछ सोचते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कोई सीक्रेट रिलेशन हो? ये सब पता लगाने का बस एक ही तरीका है और वो है डीएनए टेस्ट, मालविका ने बड़ी गंभीरता से कहा। मालविका के मुंह से डीएनए टेस्ट की बात सुनकर सागर ने हैरानी से कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम डीएनए टेस्ट कैसे करवाओगी? सागर को इतना हैरान देखकर मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अगर उसमें सब क्लियर हुआ तभी हम रुद्र भैया के सामने ये बताएंगे। और वैसे भी मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। मैं भैया के सामने ऐसे ही जाकर इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। इधर अनामिका ने विहान को ले जाकर कार में बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद खुद भी कार में बैठ गई। पीछे पीछे जागृति भी आई और उसने आते ही कार स्टार्ट कर दी, क्योंकि मीडिया वाले कैमरा लिए उसी तरफ आ रहे थे। कुछ देर बाद जागृति ने एक सुनसान जगह पर अनामिका के कहने पर कार रोकी। उस वक्त अनामिका बहुत ही गुस्से में थी। उसने विहान से काफी सख्ती से पूछा, बताओ, क्यों किया तुमने ऐसा? किस बात की कमी है तुम्हें? क्यों चाहिए पापा का प्यार? मेरा प्यार कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए? विहान ने पहली बार अपनी मम्मा को इतने गुस्से में देखा था। उसकी मम्मा, जो उससे हमेशा केवल प्यार जताती है, आज उससे बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। मम्मा, मैं बस डैडी से एक बार मिलना चाहता हूँ, विहान ने बहुत घबराते हुए कहा। अपनी माँ का गुस्सा देखकर उसके शब्द भी इस वक्त लड़खड़ा रहे थे। अनामिका, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तुम भी तो समझने की कोशिश करो। उसे भी तो बाप का प्यार चाहिए। जागृति ने अनामिका का गुस्सा शांत ना होता देख कहा। जागृति, तुम बीच में मत बोलो। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने आज जो किया है, इसके लिए इसे सजा देना बहुत जरूरी है। इस वक्त अनामिका को जागृति का इस तरह विहान की साइड लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बीती यादों के किस दर्द से गुजर रही थी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उस शख्स का जिक्र भर उसकी घबराहट बढ़ा देता है। विहान की आंखों में अब आंसू उतर आए थे। उसकी नाक और गाल लाल पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इस बात से इतनी नाराज क्यों है। क्या उसकी माँ उसके डैड को नहीं ढूंढना चाहती? मम्मा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? सबके डैड हैं, बस मेरे नहीं हैं। मुझे भी अपने डैड चाहिए, विहान ने रोते हुए कहा। अपने बेटे का सवाल सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, विहान, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हारी मम्मा भी मैं हूँ और तुम्हारी डैड भी। आज के बाद मुझे तुम्हारे मुंह से डैड के बारे में कोई सवाल नहीं सुनना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें ऐसा कुछ करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बगल में बैठी जागृति अनामिका और विहान दोनों की हालत समझ रही थी, इसीलिए उसने विहान के सिर पर हाथ फेरा और बोली, विहान, मैंने तुम्हें बताया था ना, जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जन्म दिया था तब वो एक खास वक्त था। ये सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, पर तुम इतना समझ लो कि मम्मा और पापा के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ सकते। लेकिन मुझे डैड चाहिए। विहान अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। वो बहुत नादान था। बड़े लोगों की बातें उसकी समझ में कहाँ आने वाली थी।
उसका बाल मन बाकी बच्चों के डैड को देखकर अपने डैड के लिए तड़प उठता था। घर पहुंचने के बाद रात में डिनर के वक्त जागृति के घर में खामोशी छाई थी। वहां हर कोई भावनाओं के अलग अलग तूफान से जूझ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बिना कसूर के झेल रहा था तो वो था विहान। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। उसे नहीं पता उसकी माँ को क्यों बुरा लगा विहान का उसके डैड को ढूंढना। घर आने के बाद से विहान ने एक बार भी अनामिका से बात नहीं की थी। अनामिका की डांट शायद विहान को बहुत हर्ट कर गई थी। वहीं अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्या बताए अपने बेटे को कि उसका जन्म कैसे हुआ है। उसके लिए इस दुनिया में डैड जैसी कोई चीज नहीं है। वो तो इस दुनिया में आया ही किसी की जबरदस्ती की वजह से है। क्या अनामिका 4 साल के बच्चे को ये कहे कि वो अपने डैड को ढूंढने की रट लगाना बंद कर दे क्योंकि एक जाहिल इंसान ने उसकी माँ का रेप किया था और वही जाहिल असल में उसका बाप है। वो उस छोटे से बच्चे की तकलीफ को अनदेखा कैसे करे, कैसे उसे समझाए कि उसे और बच्चों की तरह उसके डैड का प्यार कभी नहीं मिल सकता। अनामिका ने एक नज़र डाइनिंग टेबल पर उसके बगल में बैठे विहान को देखा जो बहुत उदास था। वो आज अपनी मम्मा की तरफ देख तक नहीं रहा था। अनामिका को ऐसा लगा उसके दिल में कुछ चुभ गया हो। उससे अपने छोटे से बेटे की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक निवाला विहान की तरफ बढ़ाया, लेकिन विहान ने धीरे से उसके हाथ को खुद से दूर कर दिया। बगल में बैठी जागृति ये सब देख रही थी। उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तकलीफें देखी नहीं जा रही थी। वो कुछ भी करके बस अनामिका की मदद करना चाहती थी, लेकिन जिस जगह अनामिका थी वहां वो उसकी क्या मदद कर सकती थी। वो अनामिका का दुख समझ सकती थी। उसने चाहा कि एक बार वो विहान को समझाने की कोशिश करे, लेकिन कैसे समझाए, इस सवाल से वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। वो आखिर इतने छोटे बच्चे को क्या कहकर अपने डैड को भूल जाने को कहे। जिस उम्र में उसे पिता का प्यार मिलना चाहिए, उस उम्र में वो अपने डैड को ढूंढने के तरीके ढूंढ रहा है। आखिर यही गलती है ना उसकी कि वो ऐसे आदमी का खून है जिसने एक बेबस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। जिन बातों का मतलब भी वो नहीं समझ सकता, वही बातें तो उसकी जड़ों की पहचान है। अगर कभी उसके डैड उसे मिल भी गए तो क्या वो अपने इस नाजायज खून को अपनाना चाहेंगे? जागृति की आंखें नम हो गई थी। उसने चेहरा दूसरी तरफ किया और आंसू पोंछ लिए। तभी विहान ने कहा, मासी मैं सोने जा रहा हूँ, और ये कहकर छोटा सा विहान वहां से चला गया। अनामिका उसका मुंह देखती रह गई। वो वही थी। उसके बाद भी उसने आज जागृति से कहा कि वो सोने जा रहा है। अनामिका को बहुत तकलीफ हो रही थी अपने बेटे को इस हाल में देखकर। जागृति इस वक्त अनामिका का मुंह देख रही थी। तभी अचानक अनामिका उठी। उसने जागृति से कहा, जागृति मैं विहान के पास जा रही हूँ। कमरे में विहान करवट लिए बेड पर लेटा था। अनामिका जाकर उसके बगल में लेट गई। उसने विहान को जबरदस्ती अपने सीने से लगा लिया और एक हाथ से उसका माथा सहलाते हुए बोला, मम्मा से नाराज हो? विहान ने अनामिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा तो मम्मा को माफ नहीं करोगे? अनामिका ने फिर से कहा। तो इस बार विहान बोल पड़ा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ मम्मा। उसका ये बोलते ही अनामिका ने खुश होकर झट से कहा, तो फिर मम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे लगा कि आप फिर से मुझे डांटोगे। विहान ने बड़ी मासूमियत से कहा। मम्मा अब कभी तुम्हें नहीं डांटेंगी विहान। अनामिका की बात सुनते ही विहान अनामिका की तरफ पलट गया। अनामिका ने उसका माथा चूमा और बोली, अच्छा विहान बेटा ये बताओ, तुम्हें अचानक से डैड को क्यों ढूंढना है? क्या मम्मा तुम्हें प्यार नहीं करती? विहान ने एक बार अनामिका की तरफ देखा और धीरे से बोला, नानू के घर पर मैंने देखा था नानी और अपराजिता मासी आपसे कैसे बात कर रही थी। अगर डैड होते तो वो आपसे कभी ऐसे बात नहीं करती। इसीलिए मैं डैड को ढूंढना चाहता हूँ। वो दोनों अच्छी नहीं है मम्मा, आपको परेशान करती है। अपने बच्चे को अपनी इतनी परवाह करते देख अनामिका की आंखें खुशी से नम हो गई।
लेकिन ये बातें उस पर गलत असर डालेंगी। इसीलिए अनामिका ने विहान से कहा, नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा उनसे दूर थी और उनसे बात नहीं करती थी, इसीलिए वो मम्मा से नाराज थी। लेकिन वो बुरी नहीं है, आप उनके बारे में मत सोचो। अच्छा चलो अब छोड़ो, मम्मा अब तुम्हें कहानी सुनाने वाली है, अब तुम जल्दी से आंखें बंद करो। विहान ने कहानी का नाम सुनते ही जल्दी से आंखें बंद कर ली। अनामिका ने कहानी सुनाना शुरू किया और थोड़ी ही देर में विहान बिना पूरी कहानी सुने सो चुका था। इधर भोपाल में सागर और मालविका इस वक्त साथ थे और एक बहुत सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे। सागर, अगर वो शो वडोदरा में हुआ था तो मुझे लगता है विहान जरूर वहीं कहीं रहता होगा। हमें जाकर पता लगाना होगा, फिर विहान से मिलकर हम डीएनए टेस्ट के लिए उसका कोई सैंपल चुरा लेंगे। मालविका ने काफी सोच विचार के बाद कहा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि घर से कोई भी हमें जाने देगा? और डीएनए टेस्ट के लिए तुम सिर्फ विहान के सैंपल से कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता है, मालविका ने सागर की बात को काटते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं रुद्र भैया से ही परमिशन लूंगी और फिर हमें कोई नहीं रोकेगा। और डीएनए टेस्ट के लिए रुद्र भैया के कमरे से कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। मैं रुद्र भैया के कमरे में जा रही हूँ उनसे बात करने, तुम साथ आओगे? सागर ने फौरन हाथ जोड़ दिए। मालविका समझ गई कि वो साथ नहीं आने वाला है। कुछ देर बाद ही मालविका रुद्र के कमरे में खड़ी थी। रुद्र सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम गुजरात क्यों जाना चाहती हो? रुद्र ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए ही पूछा। भैया, मेरी एक फ्रेंड कुछ महीनों पहले गुजरात शिफ्ट हो गई थी। वो एक बार मुझे अपने नए घर बुलाना चाहती थी। एग्जाम की वजह से मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन कल उसका बर्थडे है, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। प्लीज भैया जाने दो। मेरे साथ सागर भी जाना चाहता है, बस 2 दिन की बात है। सागर का नाम सुनते ही रुद्र ने एक नज़र उसे देखा। मालविका अपनी फ्रेंड्स के बीच सागर का आना कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी सारी ही फ्रेंड्स सागर को पसंद करती है। लेकिन आज मालविका खुद सागर को ले जाने की बात कह रही थी। ये बात रुद्र को हजम नहीं हो रही थी। सागर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो मालविका कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है, अगर सागर के अलावा भी तुम्हारे साथ कोई जाएगा, तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे। मेरा एक पर्सनल बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। मालविका का पहले तो ये सुनकर मुंह उतर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार वहां पहुंच जाए, फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे उस बॉडीगार्ड की नज़र से बचने का। ठीक है भैया, थैंक यू, कहकर मालविका ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मालविका ने धीरे से रुद्र के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर लाइट्स ऑफ थी। तुम यहीं रुकना, मैं आती हूँ, मालविका ने अपने साथ खड़े सागर से कहा और अंदर चली गई। सागर मालविका के अंदर जाते ही डर के मारे वहां से भाग गया। वो अपनी बहन जितना हिम्मत वाला नहीं है, लेकिन मालविका की धमकियां उससे कुछ भी करा लेती हैं। मालविका इस वक्त रुद्र के कमरे में उसकी बड़ी और खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से वहां से कुछ उठाया और दबे पांव बाहर निकल गई। बाहर सागर को ना पाकर उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपना काम बन जाने की खुशी में उसने अपने कमरे में जाना ही सही समझा। मालविका इस भ्रम में थी कि उसने अपना काम कर लिया है, लेकिन मालविका के जाने के बाद बेड पर सोए रुद्र की आंखें एक झटके से खुल गई।